नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एसईसी का पेपर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का एसईसी का पेपर है, उस पेपर की कंप्लीट क्लास को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम ही है राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ चुका है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में अपनी पहली क्लास होगी आज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की। ये आपका सिलेबस है, बहुत छोटा-सा सिलेबस है, बहुत मतलब आसान-सा पेपर है और एक पर्टिकुलर क्लास में ही हम इस पूरी क्लास को या इस पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के साथ, जिसमें हम जानेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इसको हम यहाँ लेने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण का अर्थ। इसको संचार भी कहते हैं, इसको संप्रेषण भी कहते हैं। क्या होता है कम्युनिकेशन, इसका मतलब समझते हैं। देखो एक होता है एक व्यक्ति है, उसके मन में जो भी विचार है वह अपनी बात दूसरे को कहना चाहता है। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, तो अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाना क्या कहा जाता है? कम्युनिकेट करना कहा जाता है, यानी कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? Communication is the process of exchanging information, ideas, feelings and messages between two or more people। अर्थात संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जानकारी, विचार, भावनाएं और संदेशों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि अकेला आदमी किससे बात करेगा, तो अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना, उसमें आपकी फीलिंग्स होती है, आपके मैसेज होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन कोई आइडिया होता है, तो दूसरे व्यक्ति तक या व्यक्ति के समूह तक पहुँचाने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। इसमें संदेश को भेजना, संदेश को प्राप्त करना और उसे समझना आदि शामिल है। यानी कि यहाँ से संदेश यहाँ जाएगा, तो ये से भेजने वाला हो गया, यहाँ पे रिसीव करने वाला हो गया और इस मैसेज को समझना भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का ही पार्ट होता है और समझकर इसका फीडबैक देना भी कम्युनिकेशन का ही क्या होता है? पार्ट होता है। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर या कम्युनिश विच मीन्स टू शेयर और टू मेक कॉमन। यानी कि जो कम्युनिकेशन शब्द है इंग्लिश का, उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट से हुई है। अगर आप वर्ब के फॉर्म में बोलते हो तो कम्युनिकेयर हो जाता है और नाउन के फॉर्म में बोलते हो तो कम्युनिस्ट हो जाता है। कम्युनिस्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग है जानकारी साझा करना या कोई चीज़ शेयर करना या उसको समान बनाना, यानी कि आम बनाना। आम कब होगी? जब आपके पास कोई आपको किसी बात का नॉलेज है, ख़ास है, तो जैसे आप उसको दूसरे को बताओगे, अब ये क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। यानी कि आप चीज़ को शेयर करते हो, दैट मीन्स ये क्या कहा जाता है? कम्युनिकेयर कहा जाता है। तो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर इंग्लिश में क्या बना? कम्युनिकेशन बना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो छोटे वाले क्वेश्चन होंगे उसमें यही पूछा जाएगा कम्युनिकेशन वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो लैटिन शब्द कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। बात करते हैं की पॉइंट्स की, यानी कि संप्रेषण में या कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर। सेंडर के माइंड में उसका कोई मैसेज है या उसका कोई आइडिया है। उसको वह किसी भी फॉर्म में उसको बोलकर, लिखकर, जिस भी फॉर्म में उसको एनकोड करता है, वह उसको एनकोड करता है और जिस भी मीडियम से वह आगे उसको पहुँचाता है, किसके पास? रिसीवर के पास। रिसीवर उस मैसेज को समझता है, यानी कि डिकोड करता है और अपनी फीडबैक किसको देता है? सेंडर को देता है। तो एक जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसमें ये सारे ऑप्शन या ये सारे स्टेप्स होते हैं। और इधर है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब है बाधा, यानी कि अ, अपना मैसेज प्रॉपर पहुँच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे कई तरीके के बैरियर्स होते हैं, उसको नॉइज़ कहा जाता है। तो की पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे प्रोसेस, यानी कि संचार एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर रिसीवर होता है। इट रिक्वायर्स ए सेंडर, ए मैसेज एंड ए रिसीवर। इसमें एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है और एक क्या होता है? रिसीवर होता है। क्योंकि बिना मैसेज के दो जने एक दूसरे को देखेंगे थोड़ी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या करेंगे? शेयर ही करेंगे। द पर्पस इज टू शेयर इन्फॉर्मेशन, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड रिलेशनशिप। इसका उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन का? जानकारी साझा करना या समझ का विकास करना या फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाना है, रिलेशनशिप को बिल्ड करना। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या होता है? उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो संचार है उस प्रक्रिया के या संचार के घटक क्या क्या है। एक होता है सेंडर।
द पर्सन हु क्रिएट्स एंड सेंड्स द मैसेज यानी कि प्रेषक वह व्यक्ति जो संदेश तैयार करता है और संदेश को आगे भेजता है। मैसेज इंफॉर्मेशन आइडिया इमोशन बीइंग कम्युनिकेटेड यानी कि संदेश वह जानकारी विचार या भावना जो वह भेजना चाहता है या जो भेजी जाती है उसको क्या कहते हैं मैसेज कहा जाता है। एनकोडिंग यानी कि संकेतीकरण कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स सिंबल्स और जेस्चर यानी कि विचारों को विचारों को शब्दों में या संकेतों में या हाव भाव में क्या किया जाता है बदला जाता है उसको क्या कहते हैं एनकोड करना। फिर है चैनल और मीडियम यानी कि मेथड यूज्ड टू सेंड द मैसेज वो स्पीच हो सकता है लेटर हो सकता है ईमेल हो सकता है या फोन कॉल हो सकता है यानी कि जिन माध्यम से आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो तो संदेश भेजने का जो तरीका होता है दैट नोन एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि वह आप बोलकर कह सकते हो लिख कर या पत्र के द्वारा कर सकते हो मेल के थ्रू कर सकते हो या फोन के थ्रू कर सकते हो या फिर आप उसको अगर फेस टू फेस हो तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको बता सकते हो। रिसीवर यानी कि पर्सन हु गेट्स द अंडरस्टैंड द मैसेज यानी कि प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है और वह उसको समझता है। डिकोडिंग यानी इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज यानी कि डिकोड करना या व्याख्या करना संदेश को समझने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है डिकोडिंग कहा जाता है। फीडबैक ये इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में फीडबैक वाला पोर्शन। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि यानी रिसीवर्स रेस्पॉन्स टू द सेंडर यानी कि प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया उत्तर या प्रतिक्रिया। जैसे मान लो अभी आप क्लास देख रहे हो तो एक तरीके से कम्युनिकेशन हो गया। क्लास देखने के बाद आप कमेंट वगैरह करते हो लाइक वगैरह करते हो शेयर करते हो या कमेंट करके आपकी कोई क्वेश्चन वगैरह होती है आप वो है पूछते हो तो दैट मीन्स हमें ये पता चलता है कि आप क्लास कहाँ तक देख पा रहे हो या क्लास आप देख रहे हो क्या देख रहे हो। तो ये है फीडबैक या फिर हम आपसे पूछे कि 5 स्टार रेटिंग करो उसमें आप बताओगे कि हमें इतना अच्छा लगा। तो यानी कहने का मतलब रिसीवर सेंडर के मैसेज को समझ ले और अपना रेस्पॉन्स दे इस प्रोसेस का नाम क्या है फीडबैक। नॉइज यानी कि शोर या बाधा एनीथिंग दैट्स डिस्टॉर्ट्स इंटरप्ट्स और अफेक्ट्स कम्युनिकेशन कोई भी तत्व या कोई भी रुकावट जो संचार में रुकावट लाती है या उसमें विकृति पैदा करती है, उसको क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ से क्लास अपलोड कर रहे हैं और आपका इंटरनेट मान लो स्लो हो जाए, नेटवर्क आपका स्लो हो जाए और क्लास आपकी प्रॉपर नहीं चले, तो ये क्या कहा जाएगा कम्युनिकेशन में? शोर कहा जाएगा। अब बात करते हैं फीडबैक की, ये इम्पोर्टेंट है इसको आप स्टार मार्क ही लगा लो, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देकर जाएगा, प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया क्या होती है? फीडबैक इज़ द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज यानी कि प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें प्राप्तकर्ता प्रेषक को उसकी बात का क्या देता है, उत्तर देता है या रिस्पॉन्स देता है यानी कि यहाँ से मैसेज गया सेंडर से और यहाँ जो रिसीवर है उसके पास मैसेज आया, तो यानी कहने का मतलब यहाँ से मैसेज भेजा और यहाँ पे ब्लू टिक हो गए दैट मीन्स रिसीवर को मैसेज रीड कर लिया है, तो ब्लू टिक अपने आप में क्या है फीडबैक है। क्या है? फीडबैक है। लेकिन अगर रियल में हम बात करें तो अब ब्लू टिक मैं इसको डायरेक्ट नहीं कहूँगा बट यहाँ से जो रिसीवर है वो अपनी रिस्पॉन्स दे कि हाँ, ऐसी बात है आपने ऐसा मैसेज भेजा था और मैं इसको इस तरीके से समझ रहा हूँ, जो भी है यानी अपना रिस्पॉन्स दे कि हाँ, मुझे मैसेज मिला है, वह क्या कहा जाता है फीडबैक कहा जाता है। इट हेल्प्स द सेंडर्स नो वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड करेक्टली यानी कि ये प्रेषक को ये जानने में मदद करता है कि संदेश सही ढंग से समझा गया है या नहीं समझा गया है। यानी कि सेंडर जिस समझ के साथ मैसेज भेजना चाह रहा है और उसी समझ के साथ रिसीवर उसको समझ पा रहा है, तो इसका उसे कैसे पता चल जाएगा? उसके फीडबैक से ही पता चलेगा। तो फीडबैक इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं संचार के टाइप की। संचार कितने प्रकार का होता है? देखो संचार हम 3 प्रकार के रख रहे हैं संचार के टाइप। एक हो गया बेस्ड ऑन मोड यानी कि माध्यम के आधार पे, एक हो गया बेस्ड ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पे और एक हो गया बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी यानी कि औपचारिकता के आधार पे। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन मोड यानी कि माध्यम के आधार पे यानी किस माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जिसमें आप मौखिक यानी कि जिसमें शब्द होते हो। क्या होते हो? शब्द होते हो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक तो बोल के किया जाता है और एक लिख कर भी किया जाता है, क्योंकि दोनों में ही शब्द होते हैं। एक आता है नॉन वर्बल यानी कि जिसमें शब्द नहीं होते यानी अमौखिक होते हैं और एक होता है विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि जिसमें कोई चित्र वगैरह दिखाकर कम्युनिकेशन की जाती है, बात या कम्युनिकेट की जाती है, दैट नोन एज़ द विजुअल कम्युनिकेशन।
वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। मौखिक संचार यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स, यानी कि या तो बोलकर या फिर लिखकर। जैसे मान लो अभी अपना जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो दोनों हो रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन है, साथ में वह बोला भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है, एक तरीके से टाइप है। इसमें एग्ज़ाम्पल की बात करें तो 2 व्यक्ति आपस में बात करें, कन्वर्सेशन हो, स्पीच हो या ईमेल या व्हाट्सएप की बात कर लें, व्हाट्सएप पे जो चैटिंग होती है वो क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन, और कौन-सा वाला, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन, लिखकर किया गया कम्युनिकेशन। फिर बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अमौखिक संचार। यूज़ ऑफ एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एटसेट्रा, यानी कि चेहरे के हाव-भाव दिखाकर, शरीर की भाषा के साथ, आपके जेस्चर क्या है यानी हाव-भाव क्या है, और आपकी आई कॉन्टैक्ट यानी आँखों का संपर्क कैसा है, ये कौन-सा कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे हँसना, स्माइल देना, पोस्चर यानी कि बैठने का तरीका, आपके हैंड मूवमेंट यानी हाथों के आप हाथ किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या बताती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये रखी जाती है। फिर बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि दृश्य संचार। यूज़ ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स, इमेज, सिंबल्स, यानी कि ग्राफ, चित्र, चार्ट या कोई सिंबल वगैरह दिखाकर जो कम्युनिकेशन किया जाता है, वह क्या कहा जाता है, विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे डायग्राम के थ्रू, पोस्टर के थ्रू, या फिर आप व्हाट्सएप चैटिंग में जब क्या भेजते हो, इमोजीज़ भेजते हो, तो इमोजीज़ अपने आप में क्या है, एक विजुअल कम्युनिकेशन है। यानी कि जैसे आपने इस तरीके की इमोजी भेजी और इसमें इस तरीके का है, तो ये लो, इससे पता चल रहा है कि आप दुखी हो, तो ये एक तरीके से विजुअली था। और आपने इस तरीके की इमोजी भेज दी, इसका मतलब आप क्या हो? खुश हो। तो ये यानी कि चित्र वगैरह दिखाकर किया जाने वाला कम्युनिकेशन, दैट मीन्स विजुअल कम्युनिकेशन। तो मोड के आधार पे वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल 3 तरीके का कम्युनिकेशन हमने पढ़ा। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन, यानी दिशा के आधार पर, यानी कि कम्युनिकेशन किस तरफ बह रहा है, किस तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन डायरेक्शन। पहला है अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी एम्प्लॉइज़ टू बॉस, यानी कि ऊर्ध्वाधर संचार या ऊर्ध्व संचार, यानी कि यहाँ पे देखो ऊपरी-ऊपर कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। उसके बाद मिडल लेवल मैनेजमेंट होता है। उसके बाद एम्प्लॉयी होते हैं, अपन ऐसे कह लेते हैं, या बॉटम लेवल, ये हो गया मैनेजमेंट और ये हो गया एम्प्लॉयी। तो जब एम्प्लॉयी से किसकी तरफ जाए कम्युनिकेशन? ऊपर की तरफ जाए, इसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि एम्प्लॉयी से, यानी कि एम्प्लॉयी अपने काम की क्या देता है? रिपोर्ट देता है, तो वो रिपोर्ट ऊपर की तरफ जाती है, तो रिपोर्टिंग क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी बॉस टू एम्प्लॉयी, यानी कि निम्नतम या जो अधोगामी संचार इसको कहते हैं, यानी कि नीचे की तरफ होना क्या कहा जाता है, अधोगामी संपर्क या अधोगामी संचार। तो जब बॉस कोई काम बताए, बॉस ने काम बताया, ड्यूटी अलॉट करी, तो ये ऊपर से क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या अ, निम्न अधोगामी संप्रेषण। फिर आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि एक ही स्तर के अधिकारियों के बीच, एक ही स्तर के कर्मचारियों के बीच होने वाला कम्युनिकेशन क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि ये भी एक डिपार्टमेंट का एचओडी है, ये भी एक डिपार्टमेंट के एचओडी है और ये भी एक डिपार्टमेंट के हेड है। तो हेड के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और एक कम्युनिकेशन और होता है, जैसे मान लो इस पोस्ट वाला व्यक्ति इस पोस्ट से क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये क्या है, तिरछा कम्युनिकेशन है। क्या है? तिरछा। इसको बोलते हैं विकिरणीय, विकिरणीय, विकिर्ण कम्युनिकेशन या विकिर्ण संचार है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी कि जब एक पोस्ट वाला अदर पोस्ट के साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल या विकिरणीय संचार। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन के आधार पे भी 3 तरीके 4 तरीके के हुआ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी यानी कि औपचारिकता के आधार पे। तो एक होता है ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोग अपनी डेजिग्नेशन को फॉलो करते हुए जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और एक होता है दोस्ती यारी में जो कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कोई डेजिग्नेशन वगैरह नहीं होता, वो होता है एकदम फ्रेंडली और ओपन कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें, ये ऑफिशियल होता है, स्ट्रक्चर्ड और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होता है, यानी कि औपचारिक संचार आधिकारिक स्थिति के साथ होता है, और एक संगठित संचार है, यानी कि यहाँ से चीज़ें यहाँ पहुँचेगी, या यूँ कहें ओ से नीचे की तरफ आएगी, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये एक प्रॉपर हायरार्की होती है, प्रॉपर एक चैनल होता है, उस चैनल की तरफ से ये क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल की बात करें तो फ्रेंडली और कैजुअल कम्युनिकेशन होता है।
मित्रवत या अनौपचारिक बातचीत का होना, जैसे चाय पार्टी पे मिल गए, वहाँ पे बात कर रहे हैं, अनऑफ़िशियली तरीके से बात होती है, वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं ग्रेप वाइन। समझते हैं ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है? अंगूर की बेल, अंगूरी लता, अंगूर लता या अंगूरी लता यानी बे अंगूर की बेल। अंगूर की बेल आपने देखी होगी, इस तरीके से होती है, पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है। इसमें जब ये ज़्यादातर इसमें क्या होती है, अफ़वाहें उड़ती है। अपन कहते हैं ना, ऑफ़िस में फलाने के बारे में ऐसी बात सुनी मैंने। तो वो कहाँ से शुरू हुई इसका कभी पता ही नहीं चलता। ये बस अफ़वाह होती है। अफ़वाह उड़ाने का काम या अफ़वाह वाला काम कहाँ होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ही ज़्यादा होता है। इसको अफ़वाह फैक्ट्री भी कहते हैं, इसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं, इसको अंगूरी लता संप्रेषण भी कहते हैं, इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये इसका कोई हाथ-पैर नहीं होता, वो वाला कम्युनिकेशन ये कहा जाता है। अब बात करें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएँ क्या-क्या आती हैं, यानी कि रुकावटें क्या-क्या आती है? बैरियर्स आर ऑब्स्टैकल्स दैट डिस्टर्ब और स्टॉप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी बाधाएँ वे अवरोध हैं जो प्रभावी संचार को बिगाड़ देते हैं या रोक देते हैं। ऐसे जैसे मान लो आपने इधर से कोई बात करी, सामने वाला उस बात को सुन ही नहीं पाया या फिर उस बात को समझ नहीं पाया, तो ये आपके कम्युनिकेशन का क्या है? एक बैरियर ही है। आपने इधर बात करी, आपने बोल दिया स्पेनिश में और सामने वाला जानता है हिंदी, आपकी बात यहाँ पे पहुँची नहीं, तो कम्युनिकेशन में जो बैरियर होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लो जब आपने इसको कोई बात बता रहे थे तो इसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था, ये दुखी थी, ठीक है? दुखी थी तो आपकी बात ये प्रॉपर सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई, तो ये भी एक बैरियर है। तो बैरियर कई तरीके के होते हैं कम्युनिकेशन में, हम समझ लेते हैं इन सारे को। पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैरियर, यानी कि बाधाओं के प्रकार। पहला है फिजिकल बैरियर्स, यानी कि नॉइज़ का होना, डिस्टेंस होना, पुअर नेटवर्क होना या फिर क्लोज़्ड डोर, यानी कि भौतिक बाधाओं में शोर होना है। जैसे बीच में कोई शोर-शराबा हो रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, आप यहाँ पे हो, दूसरा 50 मीटर दूर है और आप यहाँ से हेला मार रहे हो, अपन बोलते हैं ना आवाज़ लगाओ, तो आप आवाज़ लगा के बोल रहे हो और प्रॉपर ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो डिस्टेंस भी एक बैरियर का काम करती है। नेटवर्क जब कमज़ोर हो जाता है, अपन बोलते हैं ना वीक नेटवर्क आवाज़ कट रही है, वो एक फिजिकल बैरियर है। फिर है कमरे बंद कमरे में आप हो और अंदर से आप आवाज़ दे रहे हो या बाहर से आपको आवाज़ दी जा रही है, तो आप नहीं सुन पा रहे हो, ये क्या है? एक फिजिकल बैरियर है। फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, यानी मनोवैज्ञानिक बाधाएँ। जैसे स्ट्रेस में होना, इमोशंस में होना, एटीट्यूड में होना, लैक ऑफ ट्रस्ट यानी कि तनाव होना, भावनाएँ होना, आपका रवैया हो या भरोसे की कमी हो, तो जब उस तरीके के बैरियर क्रिएट होते हैं, दैट इज़ साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर आते हैं लैंग्वेज बैरियर। डिफरेंट लैंग्वेजेज़, डिफिकल्ट वर्ड, अनक्लियर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि भाषागत बाधा यही है, अलग-अलग भाषाओं का यूज़ करना। जैसे अभी मैंने कहा, आपने स्पेनिश में कह दिया और सामने वाले स्पेनिश समझते नहीं हैं, तो आपका कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। और कठिन शब्द आपने बहुत हार्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ली, तब नहीं समझ पाएँगे। आपका प्रोनाउंसिएशन अस्पष्ट है, तब भी आपकी बात नहीं कम्युनिकेट हो पाएगी। फिर है कल्चरल बैरियर्स, यानी कि डिफरेंट कल्चर, बिलीफ्स, ट्रेडिशन, यानी कि सांस्कृतिक बाधाएँ अलग-अलग है, अलग संस्कृति है, मान्यताएँ अलग है, परंपराएँ अलग है, तो उनके हिसाब से कम्युनिकेशन की बैरियर भी क्रिएट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, हायरार्की, रूल्स, लॉन्ग प्रोसीजर्स, यानी कि संगठनात्मक बाधाओं में जैसे मान लो पदानुक्रम है, यहाँ पे ऊपर टॉप लेवल का बॉस बैठा है, फिर उसके बाद मिडिल लेवल है, उसके बाद बॉटम लेवल है, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉई है, आप यहाँ पे हो, तो आप अपनी बात यहाँ पे पहुँचाना चाहते हो, तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम लगता है, डायरेक्ट बात नहीं पहुँच पाती, तो एक हायरार्की से आपको जाना पड़ता है, ये भी एक बैरियर का काम करता है कई बार। नियम जो भी रूल्स है उसको आपको फ़ॉलो करने होते हैं। कई बार प्रोसीजर इतना लंबा हो जाता है कि आपने यहाँ बॉस से बात करनी चाह रहे हो और आपका 1 महीने तक अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला, तो ये भी हो सकता है। तो ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। फिर बात करें टेक्निकल बैरियर्स की, इंटरनेट का पुअर कनेक्शन होना, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ में लेना, ये भी क्या होती है? तकनीकी बाधाएँ होती है। अब बात करें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि क्रियाकलाप आधारित शिक्षण। सीधी-सी बात है, जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट कैसे लर्निंग सीखे? तो उससे कोई काम करवाई, कोई एक्टिविटी करवाई और उस एक्टिविटी से उसको क्या मिली? लर्निंग मिली। इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल लेक्चर्स, यानी कि क्रियाकलाप आधारित शिक्षण का अर्थ हुआ कि विद्यार्थी व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं, सिर्फ सिद्धांतिक जो लेक्चर्स होते हैं उनके माध्यम से ही नहीं। यानी कि कहने का मतलब आपको ये कहा गया कि पानी को गर्म करते हैं और इतनी डिग्री पे पानी गर्म होता है तो वह क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। तो आपने ये पढ़ा।
फिर आपको क्या किया, आप लैब में गए, वहाँ पे आपने पानी को गर्म किया, पर्टिकुलर डिग्री टेम्परेचर पे आप उसको पकाए और वहाँ आपने देखा कि ये क्या बन रही है, भाप बन रही है। तो यानी कहने का मतलब प्रैक्टिकल किया। एक तो काम हो गया ये। और एक हो गया कि जैसे मान लो आप हम मैंने आपको कहा कि यूपीआई से पेमेंट इस तरीके से होता है, आपको क्यू कोड इस तरीके से स्कैन करना होता है, इस तरीके से पेमेंट सेंड करना होता है। फिर हमने एक छोटी-सी इसकी एक्टिविटी कर ली और आपको लाइव ये करके दिखाया और आप इसको करने लग गए, तो ये क्या हो गई, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई। आपको बैंक में एक विज़िट करवाई, वहाँ पे आपको बताया कि इस तरीके से बैंक में खाते खुलते हैं, इस तरीके से बैंक में डिपॉज़िट होता है, विथड्रॉ होता है। तो आपसे कोई एक्टिविटी करवा कर आपको वो काम प्रैक्टिकल करवाया जाए, उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू पार्टिसिपेशन। ये विद्यार्थियों की संचार क्षमता को सक्रिय भागीदारी से क्या करता है, इम्प्रूव करता है, सुधारता है। एग्जाम्पल की बात करें रोल प्लेज, यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर रोल दे दिया जाए, जैसे मान लो आपको कहा कि आज आप टीचर हो। अब टीचर बनकर आप जो काम करते हो तो आपको एक नई लर्निंग मिलती है, तो आपको रोल दिया गया, उस रोल को आपको प्ले करना है। तो रोल प्ले से ऐसा किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी आपसे करवा ली जाए, समूह चर्चा करवाई जाए। प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण करवाया गया। डिबेट यानी कि वाद विवाद करवाया गया। स्टोरी टेलिंग, कोई कहानी सुनाई, आपको कोई केस स्टडी करने के लिए कहा गया। तो ये सारी एक्टिविटी क्या कही जाती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कही जाती है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम जानेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मोड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डूज एंड डोंट्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ऑल्सो। यानी कि ये हमारा सेकंड यूनिट का क्या है, सिलेबस है। यूनिट सेकंड में हम सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि अमौखिक संचार या अमौखिक संप्रेषण, यानी कि जिसमें हम शब्दों को काम में नहीं लेते, इसको गैर शाब्दिक संप्रेषण भी कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, यानी कि अमौखिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें हम बिना बोले या बिना लिखे संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि आपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, चित्रों के थ्रू, इनके थ्रू जब आप कम्युनिकेशन करते हो, चित्र तो वर्बल में आ जाता है, सॉरी, इनके थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, तो ये कहा जाता है गैर शाब्दिक या अमौखिक संचार। इट इंक्लूड्स बॉडी मूवमेंट्स, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस, आई कॉन्टैक्ट एंड इवन साइलेंस, यानी कि इसमें शरीर की हाव-भाव क्या है, चेहरे के हाव-भाव क्या है, आपके बैठने और खड़े होने का तरीका क्या है, आवाज़ का स्वर कैसा है, आँखों का संपर्क कैसा है, यहाँ तक कि मौन भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है। यानी कि कई बार जब आपने देखा होगा, आप जैसे ऐसे कोई शरारत कर रहे थे और आपके पापा ने सिर्फ़ आपकी तरफ देखा क्या, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से, उनकी आँखों की सिचुएशन से आप समझ गए कि अब चुपचाप बैठ जाना है। तो ये क्या है, आई कॉन्टैक्ट या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द मैसेज इज एक्सप्रेस्ड थ्रू एक्शंस नॉट वर्ड्स, यानी कि अमौखिक संचार में संदेश शब्दों से नहीं, क्रियाओं से ही व्यक्त कर दिया जाता है, यानी कि क्रिया से ही व्यक्त किया जाता है, वो होता है अमौखिक या गैर शाब्दिक या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। की फीचर की बात करते हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है, इट इज ऑटोमेटिक एंड ऑफन अनकॉन्शियस, यानी कि ये अक्सर स्वचालित होता है और अवचेतन होता है। यानी कि आपके हाव-भाव जब आप बोलते हो, आपकी आँखों की सिचुएशन वगैरह, तो ये आप नेचुरली अपने आप होता है। आप इसको एक बहुत ज़्यादा इंटेंशन के साथ नहीं करते। जब आप बात करते हो तो आपके हैंड के मूवमेंट होना, आपकी बॉडी के मूवमेंट होना, के अकॉर्डिंग आपकी गर्दन का हिलना, ये सारे क्या है, ऑटोमेटिक, और कई बार आप इसको अनकॉन्शियसली ही करते हो। इट इज़ मोर पावरफुल देन वर्बल कम्युनिकेशन, यह मौखिक संचार से बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें बिना बोले ही बातें कम्युनिकेट कर दी जाती है। इन इट शोज ए पर्सन्स इमोशंस, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, यानी कि ये व्यक्ति की भावनाएं, रवैया और उसका व्यक्तित्व क्या करता है, दर्शाता है। इट हेल्प्स सपोर्ट और कॉन्ट्राडिक्ट वर्बल कम्युनिकेशन, यह मौखिक संचार को पूरा भी करता है तो कई बार उसमें विरोध का काम भी ये करता है। जैसे मान लो आप बात कर रहे थे आपके अपने पापा से, यहाँ पे आपके पापा है और इधर आप हो, पापा के फेशियल एक्सप्रेशन से आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया। तो ये जो आप तो बोल के बात कर रहे थे और उधर पापा ने बिना बोले ही आपका कम्युनिकेशन खत्म कर दिया, या यूँ कहें उसमें कॉन्ट्राडिक्ट पैदा कर दिया। तो कई बार सपोर्ट भी देता है, यानी कि आप जब बात बता रहे थे, पापा मेरा रिज़ल्ट ऐसा रहा, और पापा आपकी पीठ पे सिर्फ़ हाथ रख के खड़े थे, यानी कि थपथपा रहे थे। तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपके हैंड पोस्चर से यानी टच से ही आपको आइडिया
लग गया कि सपोर्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बात करते हैं मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अमौखिक संचार के प्रकार क्या-क्या है। पहला है काइनेसिक्स यानी कि बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। इट इंक्लूड्स जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स, हैंड सिग्नल्स एंड पोस्चर यानी इसमें चेहरे के भाव, शरीर के हाव-भाव, शरीर की हरकतें, हाथों के संकेत और मुद्रा क्या है कि किस पोस्चर में है, आपकी शरीर की पोस्चर भी इसमें क्या होती है, शामिल होती है। फिर है प्रोक्सेमिक्स यानी कि यूज़ ऑफ स्पेस, स्थान का उपयोग करना। रेफर्स टू फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन पीपल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन यानी कि दो व्यक्तियों के बीच संचार के टाइम पे एक उचित दूरी यानी भौतिक दूरी का मेंटेन होना, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है कि आप किस तरीके से इशारों-इशारों में बात हो रही है। फिर हैप्टिक्स यानी कि टच कम्युनिकेशन, स्पर्श संचार यानी कि इट इंक्लूड्स हैंडशेक, पैट ऑन द बैक, सपोर्टिव टच यानी कि हाथ मिलाना, कंधे पर हाथ रखना, सहानुभूतिपूर्ण स्पर्श करना, या फिर जब आप पाँव छूते हो, धोख देते हो, तो उस पे जो आपका पीठ पे हाथ लगता है, तो वो भी एक हैप्टिक्स में ही आता है। ओक्यूलेसिक्स, आई कॉन्टैक्ट यानी कि आई मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट और ब्लिंकिंग, आँखों की गति, आँखों का मिलाना, पलक झपकाना, ये होता है आई कॉन्टैक्ट। बात करें पैरा लैंग्वेज यानी कि वॉइस क्वालिटी, आवाज़ की विशेषता है यानी कि टोन क्या है, पिच क्या है, स्पीड क्या है, वॉल्यूम क्या है, पोज़ कहाँ पे ले रहे हो, यानी कि जो आवाज़ का उतार-चढ़ाव है, तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसके पॉजेज़ है, वो सारी पैरा लैंग्वेज में आती है। फिर है फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के हाव-भाव, स्माइल और फ्रॉन यानी कि आँखें चढ़ाना, सरप्राइज़, एंगर, ये सारे दिखाना, ये सारे क्या है, चेहरे के हाव-भाव। अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग यानी कि आप कितना दिखावा कर रहे हो, क्या पहनावा पहन रहे हो। क्लॉथ, ग्रूमिंग, ओवरऑल लुक यानी आपके कपड़े, आपकी साफ-सफाई, आपका पूरी पर्सनैलिटी यानी कि बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा लेवल का होता है। फिर है पोस्चर यानी कि मुद्रा, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन दैट कन्वेज कॉन्फिडेंस और नर्वसनेस यानी कि आपके खड़े और बैठने होने का तरीका जो कि आपके आत्मविश्वास या आपकी नर्वसनेस को क्या करता है, शो करता है। साइलेंस यानी कि मौन, साइलेंस कैन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, कन्फ्यूजन और रेस्पेक्ट। मौन सहमति भी होती है, असहमति भी होती है, भ्रम या सम्मान को भी क्या करता है, ये व्यक्त करता है। तो ये सारे क्या इसमें आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मोड में आते हैं। अब बात करें डूज़ एंड डोंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि क्या करें और क्या ना करें जब अमौखिक संचार किया जा रहा है तब। डूज़ यानी क्या करना चाहिए। मेंटेन प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट यानी उचित जो आँखों का संपर्क है वो बनाए रखें। यूज़ नेचुरल जेस्चर यानी स्वाभाविक हाव-भाव का प्रयोग करें। कीप ए कॉन्फिडेंट पोस्चर, आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा रखें। ड्रेस नीटली एंड एप्रोप्रिएटली, साफ-सुथरे और उपयुक्त कपड़े पहनने चाहिए। स्माइल जेन्युइनली, वास्तविक मुस्कान रखनी है। यूज़ ए क्लियर एंड काम टोन यानी कि स्पष्ट और शांत स्वर का यानी आवाज़ का यूज़ करना है। रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस और व्यक्तिगत स्थान का क्या करना है, प्रयोग करना है, यानी कि सामने वाले की गरिमा बनाए रखनी है। क्या नहीं करना है, डोंट्स यानी क्या ना करें। अवॉइड क्रॉसिंग आर्म्स यानी कि जो अपन हाथ हाथ बांध कर खड़े होते हैं, एक हाथ में हाथ डाल के, वो नहीं करना चाहिए, डिफेंसिव सिग्नल देता है। डू नॉट लुक डाउन और अवे कॉन्स्टेंटली यानी लगातार नीचे नहीं देखना है, इधर-उधर नज़रें नहीं चुरानी है, आपको आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है। डोंट यूज़ अग्रेसिव जेस्चर यानी आक्रामक हाव-भाव का प्रयोग नहीं करना है। अवॉइड फिजेटिंग और अननेसेसरी मूवमेंट्स यानी अनावश्यक हरकतें या चंचलाहट हमें नहीं दिखानी है। डोंट इन्वाइड समवन्स पर्सनल स्पेस और किसी का जो पर्सनल स्पेस है, व्यक्तिगत स्थान है, यानी कि जो बातें वो बताना नहीं चाह रहा, हमें वहाँ पर दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। डोंट स्पीक टू लाउडली और टू सॉफ्टली यानी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, बहुत धीमी आवाज़ में नहीं कहना है। अवॉइड नेगेटिव फेशियल एक्सप्रेशन और चेहरे पे कोई नेगेटिव भाव नहीं लाना चाहिए जब अपन वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि अभी हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़ा कि इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में जिसमें उसको बोलकर कुछ करना था, अब हम नॉन बिना बोले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्टिविटी की तरफ से कैसे सीख सकते हैं। टू लर्न नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आर वेरी यूजफुल यानी अमौखिक संचार को सीखने के लिए व्यावहारिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मिरर एक्टिविटी यानी कि स्टूडेंट इमिटेट एक्सप्रेशन टू लर्न फेशियल क्यूज यानी कि चेहरे के हाव भाव की नकल करना सीखे, यानी कि एक स्टूडेंट इधर खड़ा हो गया और इसके पास सामने एक स्टूडेंट ऐसे है, तो जैसा ये स्टूडेंट हाव भाव कर रहा है वैसा का वैसा ये इसकी क्या करे, कॉपी करे।
तो इसको बोलते हैं मिरर एक्टिव। रोल प्ले यानी कि कोई उसको काम दिया जाए, रोल दिया जाए, एक्ट सिचुएशन यूजिंग ओनली जेस्चर एंड एक्सप्रेशन, यानी उसे केवल हाव-भाव और भावनाओं का उपयोग करते हुए उस स्थिति को या उस सिचुएशन को क्या करना है, प्रस्तुत करना है, ये होता है रोल प्ले। फिर है साइलेंट कन्वर्सेशन, यानी 2 बच्चों को खड़ा कर दिया जाए और उनके बीच में बिना बोले ही आपस में क्या करवाना, कम्युनिकेशन करवाना। कम्युनिकेट मैसेजेस विदाउट स्पीकिंग, यानी बिना बोले संदेश देना। जैसे हम दम्सराज करवाते हैं वैसा ही। पोस्चर एनालिसिस यानी कि मुद्रा का विश्लेषण करना, आइडेंटिफाई कॉन्फिडेंट वर्सेस नर्वसनेस पोस्चर, यानी कि आत्मविश्वास वाली कौन-सी मुद्राएँ होती है और घबराहट वाली कौन-सी मुद्राएँ होती हैं, उनको पहचानना। ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेज यानी अवलोकन गतिविधि करवाना। ऑब्जर्व क्लासमेट्स बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो सहपाठी है उनकी शारीरिक भाषा को ध्यान से ऑब्जर्व करना। बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम जानेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग एंड कॉन्फ्रेंस, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश साउंड, टोन एंड इंटोनेशन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, यानी कि प्रभावी श्रवण तकनीकें, यानी कि प्रभावशाली ढंग से सुनने की टेक्निक्स क्या-क्या है। Effective listening means fully focusing, understanding, responding and remembering what the speaker says, यानी कि प्रभावशाली श्रवण का अर्थ हुआ कि वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, प्रतिक्रिया देना और उसे याद रखना। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस नॉट पैसिव हियरिंग, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, सिर्फ सुनाई देना नहीं है। यानी कि कभी आपने अगर बचपन में दादा दादी से या नाना नानी से कहानी सुनी है, तो जब वो कहानी कहते थे तो वो कहते थे कि हुकारा दे। हुकारा का मतलब वो क्या चाहते थे? एक्टिव प्रोसेस चाहते थे कि आप हुकारा दोगे कि एक बार एक राजा था, एक बार फिर उसके साथ रानी थी, तो ये जो बोला जाता था, ये एक्टिव प्रोसेस है किसकी? कम्युनिकेशन की, कि आप हमारी कहानी को या हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें आप एक्टिवली फ़ोकस्ड हो, को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उस पे रेस्पॉन्ड कर रहे हो और साथ में उसको याद भी रख रहे हो। तो जो ये कहानी सुनाने वाला पोर्शन हुआ करता था, में ये इफेक्टिव लिसनिंग की एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक हुआ करती थी, जो अब तो लुप्त हो गई है और एक बड़े-बड़े कोचिंगों में इन चीज़ों को अब सिखाया जाता है, जो हमारी बचपन में स्किल होती थी। टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, यानी कि प्रभावी श्रवण की तकनीकें क्या-क्या है? पहला है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, यानी कि आँखों का संपर्क बनाए रखना है। से किससे? उससे जो स्पीकर है, उससे आपका आई कॉन्टैक्ट बना रहे, शोज़ अटेंशन एंड इंटरेस्ट, इससे आप ध्यान दे रहे हो और आपकी रुचि का पता चलता है कि आप बात सुनने में क्या हो? इंटरेस्टेड हो। अवॉइड इंटरप्शंस, यानी कि बात काटने से बचना चाहिए। लेट द स्पीकर कंप्लीट देयर मैसेज, यानी कि पहले वक्ता को पूरा बोलने दें, उसके बाद आप अपनी बात बोलें। यूज़ एक्टिव लिसनिंग, यानी कि सक्रिय श्रवण का प्रयोग करना है, जैसे आपको नोड करना है, यानी कि सिर हिलाना है। यस, आई अंडरस्टैंड, इट्स ऐसे तरीके के शब्द आपको देने हैं, यानी कि जब सामने कोई बोल रहा है, आप आई कॉन्टैक्ट बनाओ और आप अपना हल्का-हल्का सिर हिलाओ या हाँ करो, हूँ करो, तो उससे क्या होता है, सामने वाले को ये पता चलता है कि आप एक्टिवली क्या कर रहे हो, लिसन कर रहे हो या एक्टिवली आप सुन रहे हो। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, यानी कि विक्षेप हटाना है। टर्न ऑफ फ़ोन, अवॉइड नॉइज़, यानी कि आप फ़ोन से आपको ध्यान हटाना है, फ़ोन या तो बंद कर दें या फिर पॉकेट में रख लें या फिर आस-पास का जो शोर-शराबा है वह कम हो या दूर हो जाए उससे आप। आस्क क्लेरिफाइंग क्वेश्चन, यानी कि स्पष्टता वाले प्रश्न पूछने हैं। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्लियरली, ताकि और समझ को और भी क्या किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। पैराफ्रेज, यानी कि पैराफ्रेज का मतलब होता है जो कि स्पीकर ने कहा है, यानी व्हाट द स्पीकर सेड इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि स्पीकर ने क्या कहा है उसे अपनी बात में क्या करना, अपने शब्दों में उसको दोहराना कहा जाता है, पैराफ्रेज कहा जाता है। बी पेशेंस, यानी कि धैर्य बनाए रखना है। डोंट रश द स्पीकर, वक्ता को बिना किसी दबाव के बोलने देना है। शो एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति दिखानी है। अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट, यानी कि वक्ता की भावनाओं को समझना है, उसके दृष्टिकोण को समझना है, क्योंकि अच्छे लिसनर, अपन बोलते हैं ना कि एक अच्छा सुनने वाला, अच्छा लिसनर की ये क्या है, एक तरीके से क्वालिटीज़ है, ट्रेट है, गुण है। अच्छे लिसनर के क्या गुण हैं, तो हमें एम्पैथी दिखानी चाहिए जब हम प्रभावशाली ढंग से सुनना चाहते हैं तब। लिसनिंग एंड कॉम्प्रहेंशन, श्रवण या समझ और श्रवण क्षमता। लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन मीनिंग्स, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट यू हियर, यानी श्रवण समझ का अर्थ है कि जो भी सुना जा रहा है उसका अर्थ सही तरीके से समझ पाना, उसको बोलते हैं लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन।
इट इंक्लूड्स वोकेबलरी, ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट एंड टोन, यानी कि इसमें शब्दावली, व्याकरण, संदर्भ और स्वर शामिल होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रेंशन, यानी कि श्रवण समझ के तत्व है। रिकॉग्नाइजिंग मेन आइडियाज, यानी मुख्य विचारों की पहचान करना। आइडेंटिफाइंग सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी कि सहायक विवरणों को पहचानना। अंडरस्टैंडिंग वोकेबलरी, यानी कि शब्दों का अर्थ पहचानना। ग्रास्पिंग स्पीकर टोन, यानी वक्ता के स्वर को पहचानना। इंटरप्टिंग इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि संकेतिक अर्थ को समझना। और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एक्यूरेटली, यानी निर्देशों का सही ढंग से पालन करना, ये आपके श्रवण और समझ की क्षमता को बढ़ाता है। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश साउंड, यानी कि अंग्रेजी ध्वनियों की समझ, यानी कि इंग्लिश में 44 साउंड्स है, फिनोमिन्स है। अंग्रेजी में कुल 44 ध्वनियाँ हैं जो कि 2 प्रकार से डिवाइडेड है, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि स्वर ध्वनियाँ और व्यंजन ध्वनियाँ। 20 वोवेल साउंड, यानी 20 ध्वनियाँ स्वर की है। शॉर्ट वोवेल, लॉन्ग वोवेल और डिफथोंग्स, यानी कि द्विस्वर, छोटे स्वर, लंबे स्वर और द्विस्वर। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो 24 कॉन्सोनेंट्स, यानी कि 24 ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनियाँ हैं, प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रोलिंग एयर फ्लो विथ टंग, लिप्स एंड टीथ, यानी कि जीभ, होंठ और दांत आदि की मदद से वायु प्रवाह को नियंत्रित करके ये ध्वनियाँ क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। अंडरस्टैंडिंग दीज साउंड्स हेल्प्स इन करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग क्लियरली। इन ध्वनियों की समझ से ही सही उच्चारण और स्पष्ट बोलने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। टोन एंड इंटोनेशन, यानी कि स्वर व स्वर तंतु, स्वर क्या है और स्वर तंतु क्या है। टोन की बात करें, स्वर यानी कि टोन रेफर्स टू द इमोशन और एटीट्यूड इन द स्पीकर्स वॉइस, यानी कि स्वर से तात्पर्य है कि वक्ता किस भावना या दृष्टिकोण में बात कर रहा है। जैसे उसका एग्जाम्पल की बात करें, वह पोलाइट विनम्र भाव से बोल रहा है, या एंग्री यानी गुस्से में बोल रहा है, हैप्पी यानी खुश होकर बोल रहा है, सरकास्टिक यानी कि टोंट मार रहा है, या सीरियस होके गंभीर मुद्रा में बात कर रहा है, तो वह उसका स्वर, स्वर को हमें क्या करना है, पहचानना है। इंटोनेशन की बात करें, स्वराघात यानी स्वर तंतु, यानी इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस व्हाइल स्पीकिंग, यानी कि बोलते टाइम आवाज में उतार चढ़ाव होना, दैट इज इंटोनेशन। फिर इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग मीनिंग एंड इमोशन, ये अर्थ और भावनाओं को समझने में क्या करता है, स्पष्ट करता है। जैसे मैंने अभी इस तरीके से बोला, ये क्या है, इंटोनेशन, यानी आवाज में उतार चढ़ाव। टाइप ऑफ इंटोनेशन की बात करें, स्वराघात के प्रकार, पहला है राइजिंग इंटोनेशन, यानी चढ़ता हुआ स्वर, जैसे यूज्ड इन यस और नो क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल, आर यू कमिंग, इसमें क्या हुआ, स्वर ऊपर गया, यानी कि इंटोनेशन चढ़ता हुआ रहा। फॉलिंग इंटोनेशन की बात करें, गिरता हुआ स्वर, जैसे यूज्ड इन स्टेटमेंट्स लाइक WH क्वेश्चन, जैसे वेयर डू यू लिव, यानी कि स्वर ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वेयर डू यू लिव, और इसमें आर यू कमिंग ऊपर की तरफ जा रहा है। और फ्लैट इंटोनेशन, यानी कि एकदम संदेह है या उबाऊपन या अनसर्टेनिटी को दर्शाने वाला इंटोनेशन, वो फ्लैट इंटोनेशन होता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि हम इनको कैसे सीख सकते हैं, लिसनिंग एक्सरसाइज, यानी सुनने की अभ्यास करके। ऑडियो क्लिप्स, यानी कि ऑडियो क्लिप से। शॉर्ट स्पीचेज, यानी छोटे भाषणों से। लिसनिंग टेस्टेड, यानी सुनकर समझने के अभ्यास से। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स, यानी उच्चारण अभ्यास से। प्रैक्टिस वोवेल एंड कंसोनेंट्स, साउंड्स यानी स्वर और व्यंजन ध्वनियों के अभ्यास से। मिनिमल पेयर्स, यानी कि जैसे पेयर बना दिया जाए, सिप सीप, टेप कप, तो इस तरीके के युग्म बनाकर इसको सीखा जा सकता है। रोल प्ले से। प्रैक्टिस टोन एंड इंटोनेशन इन कन्वर्सेशन, यानी बातचीत में टोन और इंटोनेशन का अभ्यास से। ग्रुप डिस्कशन, यानी कि समूह चर्चा से। इम्प्रूव स्पीकिंग कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी, यानी आत्मविश्वास और स्पष्ट बोलने की क्षमता से। स्टोरी टेलिंग्स, यानी कहानी सुनाकर। और लिसनिंग टू ए स्टोरी एंड नरेट इन इट योर ओन वर्ड्स, यानी कि कहानी सुनकर इसे अपने शब्दों में बताना, आदि क्रियाओं से हम इस स्किल को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, जिसमें हम बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव रीडिंग, रीडिंग एंड कॉन्फ्रेंसन, कॉमन एरर्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यूनिट 4 में सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निक टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव रीडिंग, यानी कि प्रभावी पठन की तकनीकें। यानी कि हमने देखो कम्युनिकेशन देख लिया, लिसनिंग देख ली, अब हम बात करते हैं रीडिंग की। इफेक्टिव रीडिंग मीन्स रीडिंग विथ पर्पस, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसंट्रेशन, यानी कि प्रभावी पठन का अर्थ हुआ कि उद्देश्य के साथ समझकर और ध्यानपूर्वक पढ़ना। यानी कि हम रीड कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि कोई अपना ऑब्जेक्टिव है।
पर्पज़फुल अपनी रीडिंग है और उसको हम अंडरस्टैंड करते हुए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव रीडिंग। इट इज़ नॉट जस्ट लुकिंग एट वर्ड्स बट इंटरप्टिंग इंटरप्रेटिंग देयर मीनिंग, यानी ये केवल शब्दों की ओर देखने का ही नहीं है बल्कि उनके अर्थ को समझने का कार्य भी इफेक्टिव लर्निंग में होता है। टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव रीडिंग यानी प्रभावी पठन की तकनीकें क्या है? पहला है प्रीव्यूइंग यानी कि पूर्वावलोकन करना, लुक एट टाइटल, हेडिंग्स, सब हेडिंग और सब हेडिंग बिफोर रीडिंग, यानी पढ़ने से पहले शीर्षक को देखना, हेडिंग को देखना, उसकी सब हेडिंग को देखना, ये कहा जाता है प्रीव्यूइंग। स्किमिंग यानी कि स्किमिंग का मतलब हुआ रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया, मुख्य विचार जानने के लिए थोड़ा जल्दी-जल्दी या तेज़ी से पढ़ना, स्किमिंग होता है। फिर बात करते हैं स्कैनिंग की। स्कैनिंग मीन्स सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लाइक डेट, नंबर, नेम्स एटसेट्रा, यानी विशेष जानकारी जिसमें तारीखें, नाम, संख्या आदि खोजने के लिए पढ़ा जाता है। रीडिंग विथ फोकस यानी केंद्रित होकर पढ़ना, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे मेंटली इन्वॉल्व, यानी कि विक्षेप आकर पूरे ध्यान से फुल कंसंट्रेशन, फुल एकाग्रता के साथ पढ़ना, रीडिंग विद फोकस कहा जाएगा। नोट मेकिंग यानी कि नोट बनाते हुए पढ़ना, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मेक समराइज, यानी कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको अंडरलाइन करते हुए और नोट्स बनाते हुए पढ़ना। अंडरस्टैंडिंग वोकेबलरी यानी कि शब्दावली को समझना, लर्न मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बेटर कॉन्फ्रेंशन, यानी कि शब्दों का अर्थ, समानार्थी और विलोम आदि को सीखते हुए पढ़ना। क्रिटिकल रीडिंग यानी आलोचनात्मक पठन, यानी इवेलुएट द टेक्स्ट, क्वेश्चन, कंपेयर एंड एनालाइज, यानी कि पाठ का मूल्यांकन करते हुए प्रश्न को समझना, तुलना करना और विश्लेषण के साथ पढ़ना क्रिटिकल रीडिंग कहा जाता है। रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन यानी कि पठन और समझ क्षमता। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम ए टेक्स्ट, यानी कि पठन समझ का अर्थ हुआ कि पाठ को पढ़कर उसे समझना, उसका अर्थ निकालना और उसका निष्कर्ष निकालना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसका कंक्लूजन क्या है। एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि पठन समझ के तत्व क्या है। आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया यानी कि मुख्य विचार की पहचान करना, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पैसेज यानी कि पैसेज का मुख्य बिंदु क्या है उसको समझना। अंडरस्टैंडिंग सपोर्टिंग डिटेल्स यानी कि सहायक विवरणों को समझना, जैसे उसमें एग्जांपल्स, उसके फैक्ट्स, उसके एक्सप्लेनेशंस दैट सपोर्ट द मेन आइडिया, यानी कि क्या उदाहरण दिए गए हैं, क्या उसमें फैक्ट है, क्या उसकी व्याख्या है जो कि मुख्य विचार को क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसको समझना। वोकेबलरी मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ में शब्दार्थ समझना। गेसिंग द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस, यानी कि एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें एक वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता, तो इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर उस मीनिंग का यानी उस वर्ड का मीनिंग जानना, दैट मीन्स वोकेबलरी मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वाक्य के आधार पर जो अज्ञात शब्द है जिसका आपको अर्थ मालूम नहीं है उसका अर्थ याद करना। मेकिंग इंटरफेरेंस यानी कि अ, निष्कर्ष निकालना। अंडरस्टैंडिंग हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग यानी कि उसमें क्या छिपा हुआ संकेत है उसका अर्थ समझना। इनहेरेंस निकालना है। रिकॉग्नाइजिंग द ऑथर्स टोन यानी लेखक के स्वर को पहचानना कि वह सीरियस टोन पे बात कर रहा है या ह्यूमरस बात कर रहा है या इन्फॉर्मेटिव बात है या प्रिसोसिव सॉरी प्रीसोसिव यानी कि गंभीर, हास्य, सूचनात्मक या प्रेरक तौर पे वह काम कर रहा है। समराइजिंग यानी सार लिखना, यानी राइटिंग द मेन पॉइंट्स इन शॉर्ट, यानी कि मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखना। ये सारी बातें आपकी इफेक्टिव लर्निंग को बढ़ाती है, सॉरी इफेक्टिव रीडिंग को बढ़ाती है। बात करें कॉमन एरर इन रीडिंग एंड राइटिंग, यानी पठन और लेखन में सामान्य त्रुटियां क्या है। कॉमन रीडिंग एरर्स यानी पठन में आम गलतियां होने वाली। रीडिंग टू फास्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग यानी कि बहुत तेजी से पढ़ना बिना अर्थ को समझे हुए। इग्नोरिंग पंक्चुएशन मार्क यानी कि विराम चिन्हों को नज़रअंदाज करना। नॉट फोकसिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ पर ध्यान न देना। मिस इंटरप्टिंग वोकेबलरी सॉरी मिस इंटरप्रेटिंग वोकेबलरी यानी शब्दों के अर्थ को गलत समझना। और स्कीपिंग इंपॉर्टेंट डिटेल यानी महत्वपूर्ण विवरण को छोड़ देना। कॉमन राइटिंग एरर क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक यानी कि लेखन में आम गलतियाँ कौन-कौन सी होती है, जैसे रिसीव की स्पेलिंग ये लिख देते, जबकि रिसीव की स्पेलिंग ये होती है, तो वर्तनी की गलतियाँ होना। ग्रामेटिकली एरर यानी कि व्याकरण व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ, जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस ले लिया। सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट यानी कि कर्ता और क्रिया में असंगति का होना। जैसे आई के साथ एम यूज़ होता है और हमने क्या आई इज़, तो आई के साथ इज़ नहीं आता, तो ये ग्रामेटिकली एरर हो गया।
पंक्चुएशन एरर यानी कि विराम चिन्हों की गलतियाँ, मिसिंग कोमाज, फुल स्टॉप यानी कि जैसे मान लो बंद रखा गया, तो बंद और रखा गया, तो अगर हमने इसमें स्पेस नहीं दिया और ऐसे कहा गया बंदर खा गया, तो स्पेस नहीं देना है, पंक्चुएशन यूज़ में नहीं करने से क्या होता है, अर्थ का अनर्थ निकल आता है, तो पंक्चुएशन एरर भी होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम यानी कि वाक्य संरचना में त्रुटि, लॉन्ग कन्फ्यूजिंग सेंटेंस ड्रॉ करना यानी बहुत लंबे-लंबे और अस्पष्ट वाक्य बनाना, लैक ऑफ कोहेरेंस यानी कि आइडिया नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली यानी सुसंगतता की कमी, विचारों का सही क्रम में न होना, रिपीटिशन यानी यूजिंग सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, एक ही शब्द की बार-बार पुनरावृत्ति होना, इनफॉर्मल टोन इन फॉर्मल राइटिंग और औपचारिक लेखन में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करना भी कॉमन राइटिंग एरर होती है। अब बात करें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी कि इसको कैसे सीखा जा सके। रीडिंग टास्क देकर रीड शॉर्ट पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन यानी छोटे पैसेज को पढ़कर उसके आंसर देना, आइडेंटिफाई मेन आइडियाज एंड टोन मुख्य विचार और स्वर को पहचानना, वोकेबुलरी गेम्स यानी शब्दावली का खेल खेलना, वर्ड मैचिंग यानी शब्द मिलान, सिनोनिम एंटोनिम क्विज यानी समानार्थी और विलोम शब्द की क्विज करवाकर स्टूडेंट के बीच में, राइटिंग प्रैक्टिस यानी लेखन का अभ्यास करवाकर, पैराग्राफ राइटिंग यानी अनुच्छेद लेखन, और स्टोरी कंप्लीशन यानी कहानी पूरी करना, यानी कि छोटी सी स्टोरी दे दी, बीच-बीच में उसमें ब्लैंक छोड़ दिया और इस कहानी को पूरा करवाना। तो ये एक एक्टिविटी से हम इसको क्या कर सकते हैं, रीडिंग को डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन, समराइजेशन एक्सरसाइज यानी सार लेखन अभ्यास, रीड ए लॉन्ग टेक्स्ट एंड राइट ए शॉर्ट समरी यानी लंबे पाठ को पढ़कर संक्षिप्त में उसका सार लिखना, ग्रुप डिस्कशन, स्टूडेंट्स रीड इन टर्न्स यानी बारी-बारी से पढ़ना, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड कॉन्फिडेंस यानी उच्चारण और आत्मविश्वास में सुधार करना। ये पहले सारी जितनी भी चीज़ें थी ये स्कूलों में हुआ करती थी, तो उसमें ये चलता था, और आजकल क्योंकि आप जानते हो कि परसेंटेज के पीछे भाग रही है स्कूलें, तो वहाँ पर ये चीज़ें कहीं न कहीं छूट रही है। तो अब इनको क्या कि सिखाने के लिए एनईपी में नेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसके तहत आप पढ़ रहे हो, उसमें इन चीज़ों को वापस क्या किया, कॉलेज लेवल पे इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये कहीं न कहीं स्टूडेंट से छूट गई थी। तो ये सारी चीज़ें वापस डाली गई हैं। तो अब इस जो ये क्लास है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, तो आप बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ, और हम जल्दी ही आपकी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी अपलोड कर देंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप सब जगह हम अवेलेबल है, तो हम चाहेंगे कि आप सब जगह हमें फॉलो करें। हम सब जगह आपके साथ बातचीत करते हैं, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। स्टे कनेक्टेड विद करियर एजुनेस्ट। जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।